जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है कि ये सारा का सारा प्रोसीजर जिसके अंदर मैंने क्या किया है, फोर्सेस को इसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक फोर्स गिवन थी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सच प्रोसीजर हमारे पास क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। द प्रोसेस इन विच वी डिसॉल्व अ फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट जो है ना हमारे पास क्या हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ऐसा प्रोसीजर या प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं किसी भी उसके कंपोनेंट्स के अंदर, देन सच हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे फोर्सेस को क्या किया, रिजॉल्व किया, तो फोर्सेस को ये रिजॉल्व करने का जो अमल था मेरा, ये सारा जो प्रोसेस था, प्रोसीजर था, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स अप्लाई की या फोर्सेस को रिजॉल्व किया है। जी, यहाँ पे अब हमारे पास जो फोर्सेस को रिजॉल्व करने का अमल होता है या रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर होता है, वो डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स हो सकता है। लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं दो फोर्सेस लेती हूँ, यहाँ पे सिंपली लेट कर लेते हैं हम कि ओ ए जो फोर्स है ये हमारे पास किसके इक्वल है, पी फोर्स के इक्वल है। एंड हम यहाँ पे एक और चीज लेट करते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू क्यू फोर्स। ठीक है, ये ले लेते हैं हम दो फोर्सेस, आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट ओ। ये पॉइंट ओ पे एक्ट कर रही है। लेट अस सपोज कि वो ओ पॉइंट मेरा ये वाला है, ओ पॉइंट आ गया, उस पे हमारी क्या एक्ट कर रही है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ये आ गई, एक फोर्स हमारे पास ये आ गई। ठीक है, उनका नाम दे लेते हैं ओ ए और ओ बी। ठीक, और ये हमारे पास पी फोर्स एक्ट कर रही है, ये हमारे पास क्यू फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर हम इसके रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मतलब है, एक पैरेललोग्राम एक ऐसी 2D फिगर होती है जिसकी दो एडजेसेंट जो सॉरी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होने का मतलब है कि इस लाइन के पैरेलल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, वो हमने ड्रॉ कर ली इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हम ओ बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो दो मैंने अपोजिट साइड पे जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ कर लिया, और हमारे पास क्या कंप्लीट हो गई है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। एंड लेट अस सपोज कि उस पॉइंट को हम नाम देते हैं, सी पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, देन पैरेलल फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, सेम फोर्सेस होती हैं। अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो वो फोर्सेस सेम ही होती हैं। ये क्यू फोर्स है, तो ये वाली भी हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, क्यू फोर्स ही होगी। और इसी तरह बी सी फोर्स कौन सी होगी, पी फोर्स ही होगी। तो ये हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अब यहां से आपका क्या क्राइटेरिया, हमने एक कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप साथ में मेंशन भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज आपका यूजिंग द वेक्टर्स जो है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपने देखा था। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको क्या बताता है, अब हम यहाँ से देखें, पी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास आते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आते हैं, ठीक है, देन उनका हमेशा सम किसके इक्वल होता है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। ये हमने यूजिंग द वेक्टर लॉ किया। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें यही कहता है कि अगर दो फोर्सेस गिवन हो तो उनका, ठीक है, और उनका कोई कॉमन पॉइंट हो, यानी वो कोई एक एंगल डिस्क्राइब कर रही है। आप देख सकते हैं पी एंड क्यू फोर्सेस का एक एंगल बताया गया, जिस एंगल को हम अल्फा का नाम दे सकते हैं। देन हम क्या बता सकते हैं कि उन फोर्सेस का जो किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पे होती हैं और आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कॉमन रखती हैं, यानी कि इस एंगल को डिस्क्राइब करती हैं, देन उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है हमारे पास वो हमेशा उनके सम के इक्वल होता है, पी प्लस क्यू के इक्वल होता है। तो यहां से आपके पास डायगोनल आपको मिल जाता है, ओ सी डायगोनल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग वेक्टर लॉ, यहाँ हमने वेक्टर लॉ को यूज किया है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्राइटेरिया अभी हमने देखा कि जब भी एक फोर्स ऐसी होती है जो बाकी से दो छोटी फोर्सेस का अगर सम आ जाती है, उस फोर्स को हम किस फोर्स का नाम देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का, और उसको हम डिनोट करते हैं आर फोर्स के साथ। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आर से डिनोट हुआ करेगी, और कंपोनेंट्स आप F1 F2 ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द, क्योंकि गोरी ने जो है ना फॉलो किया है वो पी एंड क्यू को किया है, और दो से ज्यादा अगर फोर्सेस आ गई हैं तो पी आई फोर्सेस का उसने नाम दिया है। ठीक है, पी आई मतलब P1 P2
एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्यू के गोरी को फॉलो कर लेंगे जिस तरह से उसने नोटेशन यूज किया है। ये मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, उन दो फोर्सेस का सम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, डायगोनल के इक्वल आ रहा है। तो वो डायगोनल बेसिकली वो जो ओ सी है वो किसको शो करेगा, वेक्टर आर को शो करेगा, दैट इज द रिजल्टेंट। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी प्लस क्यू। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर दो फोर्सेस हमारे पास एडजेसेंट फोर्सेस हमें मिल जाती हैं, दैट इज इफ पी एंड क्यू आर टू फोर्सेस acting at the adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा हमारे पास, इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। उन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें कहां से मिलेगा, उनके डायगोनल से मिलेगा। तो यही रिजल्ट हमारा यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। अब अगर आपके पास जब भी, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब भी दो फोर्सेस दी जाएंगी ना और उनके रिजल्टेंट की बात की जाएगी, तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने कहना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ठीक है, वो उन दो फोर्सेस का रिजल्ट होता है। ऑलवेज ये आपका लॉ सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करता है कि जब भी आपको दो फोर्सेस दी जाती हैं तो उनका रिजल्टेंट आपके पास क्या होता है, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। यही बात हम यूजिंग द जो है ना फिगर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक फोर्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इस साइड पे, ये यहाँ से, ये देखिए मैंने एक फोर्स ये ड्रॉ की, दूसरी फोर्स मैंने ऐसे, ये देखें जो जो मैं दूसरी फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे रिजल्टेंट बता रहा है, क्या कर रहा है, उसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मैं जिधर भी इसके लेके जा रही हूँ, ये इसका रिजल्टेंट जो है ना उसको शो कर रहा है, और पीछे उसका वो लाइन ऑफ एक्शन भी बता रहा है। ठीक है, कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन किसी भी फोर्स की क्या होती है, वो लाइन होती है जिस लाइन के अलांग वो फोर्स एक्ट कर रही होती है। ठीक है, इस चीज को हमने डिटेल स्टडी किया था, वही क्राइटेरिया है। तो अगर आप फिगर से देखें यूजिंग द, अगर हम टूल्स इसको करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई की, ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, मैंने जस्ट ये ड्रॉ की है। तो मेरा जो एस्टिमेटर है ना, वो रेजोल्यूशन क्या कर रहा है, उनको रिजॉल्व रेजोल्यूशन करते हुए वो रिजल्टेंट बता रहा है खुद से, ये मैंने तो नहीं ड्रॉ की, खुद से उसने क्या की, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, उसने रिजल्टेंट बता दिया। तो ये आपको फिगर जो है ना यहाँ पे श्योरिटी देती है, आपको यहाँ पे क्लियर करती है ये बात कि जब भी दो फोर्सेस आया करेंगी, उनका रिजल्टेंट हमेशा उनकी एक्सटेंशन से बनाई जाने वाली पैरेललोग्राम का क्या होता है, ये डायगोनल हो। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, आपने सिंपल सा कह देना है कि उन फोर्सेस की रिस्पेक्ट से बनाई जाने वाली जो पैरेललोग्राम होती है उसका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय द फोर्सेस पी एंड क्यू। ठीक है, पैरेललोग्राम पी एंड क्यू फोर्सेस से बनेगी, और पी एंड क्यू आपकी एडजेसेंट फोर्सेस होती हैं। अब यही दो फोर्सेस आपकी ये वाली फोर्सेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, देन भी आपका इसी क्राइटेरिया को ये डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, ये फोर्सेस अब कहीं भी लग सकती हैं, ये तो हम सिंपल सी पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं ना जी। अब यहीं से पैरेललोग्राम से हमारे पास एक कंसेप्ट निकलता है। वो कंसेप्ट क्या है कि जैसे हमने पैरेललोग्राम से जो है ना डायगोनल फाइंड आउट किया, एक कंसेप्ट आपको पता है यहाँ से कि जो पैरेललोग्राम होती है, ये दो ट्राइंगल्स को ज्वाइंट करने से बनती है। ठीक है, ये बात तो पता है ना आप लोगों को कि जब हम दो ट्राइंगल्स को ज्वाइन करते हैं आपस में विद देयर हाइपोटेनस, देन वी गेट द पैरेललोग्राम। ठीक है, और वो राइट ट्राइंगल्स कभी भी नहीं होती। ठीक है, हर बार उनको राइट ट्राइंगल्स नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल जो है ना बेसिक मैथ्स है आपके पास, बच्चों की बातें हैं ये, कि जब भी आपके पास दो जो है ना नॉट राइट ट्राइंगल्स अगर हो, उनको जब ज्वाइन किया जाता है तो आपके पास जो कंस्ट्रक्ट होता है फिगर, वो आपके पास क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है। तो अगर आप ये देखें तो नीचे वाले पोर्शन को अगर हम देखते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये एक ट्राइंगल नहीं है। तो अगर आप नीचे वाले पोर्शन को जस्ट कंसिडर कर लें, ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ, ये मेरे पास पी फोर्स अगर आ रही है, ये पी फोर्स लग रही है, फिर इसी के साथ अगर मैं यहाँ से ये वाला पार्ट उठा लेती हूँ, ए सी, ये देखिए ये वाला पार्ट हमने उठा लिया। लाइक मैंने क्या किया, इसी पैरेललोग्राम का एक पार्ट उठाया है जिसमें ओ ए फोर्स मैंने ले ली है, ठीक है, जिसको हमने पी फोर्स का नाम दिया हुआ। फिर मैंने क्या किया, ए से सी फोर्स ले ली है, वो ए से सी फोर्स मेरे पास कौन सा किरदार अदा कर रही है, वो क्यू फोर्स का किरदार अदा कर। यहाँ पे अगर क्यू फोर्स आ जाती है, देन हमारे पास यहाँ पे क्या जो है ना क्राइटेरिया आएगा, अगेन वही बात है कि इसका फिर डायगोनल क्या आएगा, जैसे वहां पे डायगोनल आएगा, इन दो फोर्सेस का सम भी क्या आता है, ये वाली लाइन आती है, ये हमेशा आपके पास
क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं कीजिएगा। सम स्टूडेंट्स यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को जो है ना मिक्स करने लग जाते हैं कि अच्छा ये पी फोर्स लगी है, ये कोई क्यू फोर्स, ये कोई साइड आ जाती है, तो वो फिर पाइथागोरस से इसको कंपेयर करने लगते हैं, तीसरी साइड इन दोनों के स्क्वायर का सम हो। ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। ये एंगल जो बन रहा है ये राइट एंगल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल पे लगता है, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता, इसलिए यहाँ मैं पाइथागोरस से यहाँ आर नहीं निकाल रही। ठीक है, यहाँ सिंपल ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब होता है, जब भी दो वेक्टर्स इस तरह से हमारे एक्ट कर रहे होते हैं, तो ये आप अगर इस कंसेप्ट को देखें ना, जैसे यहाँ पे आपने कंसेप्ट किया था ना कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग द पैरेललोग्राम है, यहाँ ये हेड टू टेल रूल की रिस्पेक्ट से आएगा। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर एक फोर्स एक्ट करिए, एक वेक्टर एक्ट कर रहा है ओ से ए पर, फिर उसी ए से अगर एक और वेक्टर एक्ट करता है तो ओ से लेकर सी तक जो वेक्टर होगा उन दोनों का सम होगा। ये हेड टू टेल रूल की रिस्पेक्ट से है। तो हेड टू टेल रूल जो होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, वो ट्राइंगल लॉ को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ यूजिंग द ट्राइंगल लॉ आप यहाँ बता सकते हैं कि हमें रिजल्टेंट मिला करेगा जो पी प्लस क्यू। अब ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि अगर आपकी दो फोर्सेस जो है उनका कॉमन पॉइंट यूजिंग द हेड टू टेल रूल लिया जाए तो उसका रिजल्टेंट फिर क्या होगा। हमारा सिंपल सा आंसर है, जैसे हेड टू टेल रूल के अंदर दो फोर्सेस अगर ली जाए कि एक फोर्स का जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरी लगाई जाने वाली फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उस जो पहली फोर्स का इनिशियल पॉइंट है और जो दूसरी फोर्स का टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से ये निकल रही है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है जहां पे ये रुक रही है। फिर यही पॉइंट जो हमारे पास आया है, ठीक है, यही वाला जो पॉइंट है ये इस फोर्स का इनिशियल पॉइंट है क्यू फोर्स का, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो इनिशियल फोर्स को जो पॉइंट है उसको हमने दूसरी फोर्स के टर्मिनल पॉइंट से मिलाया तो हमें क्या मिल गया, एक रिजल्टेंट मिल गया। तो ये दो तरह से मैंने आपको रिजल्टेंट स्प्लिट आउट करना दिखाया है कि अगर दो फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के साथ हो, ठीक है, और आपस में वो इनिशियल पॉइंट की रिस्पेक्ट से एंगल बना रही हो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है मेकिंग एन एंगल थ्रू कॉमन पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे मैं लिखूंगी इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट आप कर लें, इनिशियल पॉइंट ओ, तो ये कंसेप्ट आता है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मेकिंग एन एंगल एट दी कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे वो एंगल बना रही है। ठीक है, कॉमन पॉइंट पे एंगल बनाने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये देखें, ये जो फोर्स है इस फोर्स के साथ इस पॉइंट पे कट हो रही है, बट ये फोर्स आगे की तरफ एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इन दोनों फोर्सेस का कॉमन पॉइंट क्या है, जैसे ये एक्सटेंड हो सकती है, इसी तरह ये फोर्स पीछे की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह से, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये वाला आ रहा है। तो जब एक कॉमन पॉइंट आता है तो क्या कंस्ट्रक्ट होती है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है। और जब एक इनिशियल पॉइंट पे एंगल बनता है तो क्या कंस्ट्रक्ट होती है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होती है। इनके भी पीछे वही बात है, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट पे एंगल बना रही है, ये इनिशियल पॉइंट पे एंगल नहीं बना रही। इनका कॉमन पॉइंट है, इनका इनिशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन इनका कॉमन पॉइंट क्या है, इनका इनिशियल पॉइंट है। दोनों को बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं कीजिएगा। जो हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ की रिस्पेक्ट से हमारी फोर्सेस जो है ना रिजल्टेंट बता रही है। यहाँ पे हेड टू टेल रूल है, यहाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ हेड टू टेल रूल है फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इन बातों को जो है ना याद रखना है आपने, इनको मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट एक क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ एक और चीज आपने जहन में रखनी है कि जो भी आपके यहाँ पे यूज हुआ करेंगे, लाइक यहाँ पे आपके पास आया है वेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये वेक्टर रिजल्टेंट है। ये अगर पी और क्यू को देखा जाए, पी और क्यू कंपोनेंट्स है, आर उनका क्या है, रिजल्टेंट है। वही बातें कर रहा है, आर क्या है, रिजल्टेंट है। मैं शॉर्टकट रिजल्टेंट यूज कर रही हूँ। पी एंड क्यू आपके पास क्या है, कंपोनेंट है। बस यही बात है, पी एंड क्यू आर के रिजल्टेंट सॉरी कंपोनेंट्स है, आर पी एंड क्यू का कंपोनेंट है। यही बात है। ठीक है, जैसे आपके वालिद साहब है और वालिद साहब के आप बच्चे हैं, यही क्राइटेरिया यहाँ पे हो रहा है कि ये रिजल्टेंट इन दोनों से बड़ा है और ये दोनों इसके क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यही क्राइटेरिया आपने याद रखना है। नाउ अब यहाँ से क्या क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं कि अगर पी और क्यू दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर उसने बताई हैं, उनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अगर वो मैग्नीट्यूड की बात करता है, लाइक जिस तरह मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, फिर 5 न्यूटन की फोर्स लगी, तो वो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स थे। तो यहाँ से आपने याद रखना है, अगर वेक्टर क्वांटिटी दी गई है देन वो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, और अगर आपको मैग्नीट्यूड दे दी गई है वो आर से हम डिनोट किया करेंगे, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, या सिंपल उसको रिजल्टेंट भी वैसे कहा जाता है, क्योंकि गोरी ने उसको सिंपल रिजल्टेंट का नाम दिया, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं वो मेंशन करता। बट जहां पे वेक्टर आता है ना, वेक्टर रिजल्टेंट, वहां कहीं कहीं मेंशन उसने कर दिया है कि अच्छा जी ये वेक्टर रिजल्टेंट है। अदरवाइज इसकी नोटेशन से भी आपने याद रखना है कि जी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, रिजल्टेंट, ये आपको वैसे ही क्लियर होता जाएगा साथ साथ कि उसने किस तरह से मेंशन किया हुआ है। जी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट या इसको स्केलर रिजल्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया आ जाता है कि आपके पास कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, आपने देखा होगा कि एक्स वाई की फॉर्म में भी आते हैं।
ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में आने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर आते हैं। जहां बात आती है एक्स वाई की, हमें कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर नाम याद है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन का मतलब ये है कि हमें एक्स वाई की फॉर्म में भी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। वही कंपोनेंट्स पहले हम रिजॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कैसे कंपोनेंट्स होंगे। यानी कि पहला हमारा प्रोसीजर ये है कि हाउ टू फाइंड द रिजॉल्व पार्ट्स, एंड देन हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है कि जब हम उन पार्ट्स को डिसॉल्व करते हैं तो उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम क्यों देते हैं। जी चलते हैं अब अपने नेक्स्ट हमारे कंफ्यूजन की तरफ कि अब ये रिजॉल्व पार्ट्स निकालेंगे कैसे। ये तो मैंने इन जनरल आपको बताया ना कि ये फोर्स है जी, इधर मैं इसका रिजॉल्व पार्ट लगा सकती हूँ, इधर ये वाला कर सकती हूँ। बट आपके पास अगर वैल्यूज दे दी जाएं तो उनके आप रिजॉल्व पार्ट्स किस तरह से निकाला करेंगे या कंपोनेंट्स आप कैसे फाइंड आउट किया करेंगे।